जी, हमारा स्टार्ट होता है। हम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है बहुत ध्यान से, कि हम किस तरह से वो चीज़ हमें नज़र कैसी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपको मैंने अभी ये शो की है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब द आइसबर्ग। आइसबर्ग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, ह्यूज है, मीडियम है, स्मॉल है। और अब जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं वो इट्स मीन दैट कि वो ह्यूज के हवाले से आ रहे हैं। सो इट्स मीन के ह्यूज है। आपने ऑब्जर्व किया कि दिस इज़ ह्यूज, ह्यूज फॉर्म में मौजूद है ये। अब एक और पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। तो वर्ड्स अबाउट दिस, सीन दैट बिफोर। अब ये देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा था, आपने ये क्या है, आपने क्या इसको भी पहले देखा है? वट इज़ दिस? आई एम शोइंग यू वन मोर पिक्चर। जी, ये आइसबर्ग है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट्स अबाउट दिस, इसके बारे में क्या है कि हैव सीन दैट बिफोर, आपने इसको पहले कभी देखा है? नहीं देखा ना? अब आप बता रहे हैं कि ये आइसबर्ग है, इट्स मीन कि आपने पहले भी इसको देखा होगा। ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में देखा है। अच्छा। अब ये देखें, ये है हमारे पास बेसिकली हम क्या करते हैं, टीचिंग। अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं ना, तो टीचिंग कितनी सारी चीज़ों पे बेस करती है। लाइक आप डू द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, वार्मिंग अप है, इसी तरह से री है। अब आपने ऑब्जर्व करना है इन चीज़ों को। ये जब अपने ऑब्जर्वेशंस करनी होती है ना, आप इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। गिव इंस्ट्रक्शंस हैं, आस्क क्वेश्चंस हैं, उसके बाद है अवेयर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देन असेसमेंट और गिव इंफॉर्मेशन। ये क्रो पता नहीं कहाँ से आ गया है और ये बोले जा रहा है बोले जा रहा है बीच में। शेयर गिव इंफॉर्मेशन। अब ये सारी बातें देखो, अब आगे मज़ीद इन चीज़ों को ना आगे एलेबोरेट किया हुआ। लाइक असेसमेंट है, तो असेसमेंट के लिए आप कौन कौन से डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं, ऑन गोइंग कर सकते हो, क्लोजर कर सकते हो। ये बातें हैं कि जब आपने टीचिंग करनी है और आपने ऑब्जर्व भी करना है चीज़ों को, तो आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखेंगे कि टीचिंग हो रही है तो असेसमेंट किस तरह से की है उन्होंने, डायग्नोस्टिक हुई है, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा था, या क्लोजर एट द एंड उन्होंने की है, किस किस तरह से की है उन चीज़ों को। फिर उसके बाद आप देखो कि अवेयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपके जो टीचर है, टीचर को एक बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी आगाह होना चाहिए। तो आप देखें, ट्रीट वीक स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में वीक स्टूडेंट्स हैं तो टीचर ने कैसे ट्रीट किया है उनको। केयर ऑफ अ स्टूडेंट्स, केयर ऑफ़ नॉट फॉलोइंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको मतलब कि देख रहे हैं आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप किस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। ये बातें जब ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं ना, तो हमने इन सब चीज़ों को माइंड में रखना होता है कि इस तरह के अगर क्लास में वीक स्टूडेंट्स हैं तो टीचर किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहा है, असेसमेंट कैसे कर रहा है। सारा आप सुन रहे हो बच्चे? हमने इस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप ग्रेडेड एंड वेरिड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर क्वेश्चन पूछ सकते हो, तमाम क्लास से पूछ सकते हैं, एक एक बच्चे से भी पूछ सकते हैं, उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी इन्वेलप करें। अब ये आपने जब ऑब्जर्व करना है ना, तो आप ये देखेंगे कि टीचर जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो किस तरह से पूछ रहा है। आपको आपने क्या देखा है उस क्लास में कि टीचर के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था। वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, या सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, या उसने इंडिविजुअल बच्चे से क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर उसने पूरी क्लास से एक दफ़ा में पूछ लिया तो बच्चे हैंड रेज कर लेते हैं और फिर बता देते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं। गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं कि एडवाइस की फॉर्म में है, समझाने के फॉर्म में दे रहे हैं बच्चों को, या फिर उनको जैसे थ्रेट करते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं उस तरह से देते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इस तरह से कर लो, इस तरह से करो। 3 तरह के वे होते हैं ना इंस्ट्रक्शंस देने के भी, हर एक का स्टाइल अपना होता है। तो जो भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना, वो आपने उसी तरह बताना है कि टीचर की जो वे ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो एक एडवाइस की फॉर्म में वो बच्चों को समझा रहे थे या बता रहे थे, या उनका वो थ्रेटिंग वे था ऑर्डर्स की फॉर्म में। और फिर उसके बाद देखो री है, री आप जब करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है। और इसमें आपने प्राइस रिवॉर्ड उसका भी देखना है कि कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को। देन वार्मिंग अप है, वार्मिंग अप में देखें कि कनेक्ट विद प्रीवियस लेसन्स। आपने जब उसको जो अपना लेसन है,
रफ़ाकत आप उसको देखें, इनका ना ऑडियो मुझे लगता है क्लियर वो नहीं किया हुआ इन्होंने, चेक कर लेते हैं। ऑडियो पे क्लिक करें, ऑडियो पे रफ़ाकत, ऑडियो पे अगर नहीं आ रही क्लियर तो समटाइम इश्यूज़ है, नेट आपका नेट का इशू हो सकता है, सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ जो है ना वो आप देखो, उसमें लिंक लेसन विद द स्टूडेंट्स नीड, कि बच्चों की जो नीड्स हैं उसके साथ अपने लेसन को नीड वो कर लिया, लिंक कर लिया। फिर ऑर्गेनाइज क्लासरूम एनवायरनमेंट, वार्म अप करना है। वार्म अप मतलब अपने लेसन शुरू करने से पहले आपने तमाम क्लास को, अपने एनवायरनमेंट को आपने ऑर्गेनाइज करना है। तो जब आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना तो आपने बस ये वाले जो पॉइंट्स ना ग्रीन में हाईलाइट हुए हैं, मोस्टली आप इनको अपने माइंड में रख लेना ऑब्जर्वेशंस करते हुए, कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो वार्म अप एक्सरसाइज से मतलब वो एक्सरसाइज नहीं, सॉरी लेसन से पहले उसने बच्चों से प्रीवियस नॉलेज लिया है, और प्रीवियस नॉलेज लिया है तो कैसे लिया है, क्या वो कनेक्ट कर रहा था प्रीवियस लेसन के साथ, और उसने क्लास को ऑर्गेनाइज़ किया है। ऐसा तो नहीं था कि क्लास जो है वो बिखरी हुई थी, हैफेजर्ड थी, सारे बच्चे बातें कर रहे थे और टीचर पढ़ाने पे लगी हुई थी। तो इस तरह से बातें जो है ना ये आपने फोकस करना है। फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं टीचर ने, उसका आखिर में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे थे, जो उसकी थी कॉग्निटिव में आप देखो ना ये आ जाते हैं, नॉलेज का लेवल है कि सिर्फ डिफाइनिंग या उस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो बच्चे उसने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे कि बच्चे समझ जाएं, बच्चे इसको याद कर लें, बच्चे इसकी डेफिनेशन बता दें। क्या उसमें ऐसे भी क्वेश्चन थे, ये भी देखना है कि एप्लीकेशन टाइप या एनालिसिस वाले या सिंथेसिस से रेलेवेंट, एवेल्यूएशन से रेलेवेंट भी उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए थे। ये सारी बातें आती हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। ये हमने जो लास्ट में देखा है ना कि डेवलप हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाए होंगे तो फिर ही आप आगे असेसमेंट भी इनकी बेस पे कर सकते हो। ये जो दो लेवल है ना, नॉलेज और कम्प्रिहेंशन, ये ज़रा लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग को करते हैं कि सिर्फ समझना और डेफिनेशंस बताना, किस चीज़ को लिस्ट कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। लेकिन जो एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन है, ये हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है, और इसमें ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं, आप खुद से प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चों की सोचने पे मजबूर हो जाते हैं बच्चे। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है क्लासरूम को, तो किस किस पॉइंट को माइंड में रखते हुए करना है, सारा समझ आ गई आपको? ओके जी, अब आती है क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस की बात। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में देखें कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच अ कंसल्टेंट सिट्स इन वन और मोर क्लास सेशंस। अब जिसने ऑब्जर्व करना है ना, वो या तो एक ही पीरियड में बैठ जाए जाके क्लास में, या फिर एक से ज़्यादा पीरियड्स में जाके बैठ जाए। रिकॉर्ड्स द इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग प्रैक्टिसेस, वो रिकॉर्ड करता है टीचिंग प्रैक्टिसेस को। अब रिकॉर्डिंग का मतलब है अब रिकॉर्ड कर लिया उसने, जिसके लिए हमने देखा था पीछे फॉर्म भी होना चाहिए, बच्चों के एक्शंस को देखता है, एंड देन मीट्स विद द इंस्ट्रक्टर टू डिस्कस द ऑब्जर्वेशन। फिर जो टीचर जिसको आपने ऑब्जर्व किया होता है वो उससे बात करता है, और कि मैंने ये चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व की हैं। अब आप लोग तो वैसे जाएंगे ना, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, लेकिन जैसे हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे ऐसे होता है कि जब ऑब्जर्वेशंस होती है ना, हेड्स कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स जो कर रहे होते हैं सब्जेक्ट टीचर्स की ऑब्जर्वेशंस, तो वो फिर बाद में उनको बताते हैं कि आपकी टीचिंग प्रैक्टिस जो आप पढ़ा रहे थे क्लास में, तो ये इशू था, बच्चों का एक्शन ऐसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो वो इसलिए ये पॉइंट उनके लिए लिखा हुआ है कि विद द इंस्ट्रक्टर टू डिस्कस द ऑब्जर्वेशन। फिर उनको वहाँ पे वो गाइड करते हैं कि अब आप इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ उसको अपने पेन डाउन करना है ना, लिखना है, तो आपने किसी से डिस्कस नहीं करना है अपने किसी जिसको आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि हो सकता है जिसको आप ऑब्जर्व करें और बाद में आप उससे डिस्कस करें, उससे गुस्सा ही आ जाए कि आपने मुझे ये कुछ क्यों कहा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज़ द फॉर्मेटिव कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो कॉन्टीन्यूस होता है, ऑफ गैदरिंग डाटा अराउंड टीचर लर्निंग टारगेट्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स रिगार्डिंग ग्रोथ एंड इन्फॉर्म फ्यूचर टीचिंग लर्निंग। जी बिल्कुल, इससे इम्प्रूवमेंट आती है टीचिंग लर्निंग मेथड में। अब आप देखो कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपकी ऑब्जर्वेशंस जब क्लासेस में होती हैं तो फिर आपको जब आपके हेड्स या कोऑर्डिनेटर्स गाइड करते हैं कि दिस वाज द प्रॉब्लम इन योर लेसन, आपका ये प्रॉब्लम था, ये इशू था, आपने इसको जो है अब ठीक कैसे करना है, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक ना हो। तो क्या होता है कि आपको इन्फॉर्म करते हैं फ्यूचर टीचिंग लर्निंग के हवाले से, और आपकी ग्रोथ होती है, आप स्ट्रेंथन करती हैं आपकी एबिलिटीज़।
सो हमें हर चीज़ को ना पॉजिटिव लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर्स कहते हैं हमें क्यों ऑब्ज़र्व किया जा रहा है या क्यों हमारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को। दिस इज़ नॉट द वे। आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली सोचें कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या होता है कि आपकी अपनी सीख रहे होते हैं आप, इम्प्रूवमेंट आती है चीज़ों में। ये देखें, बिफोर ऑब्जर्वेशंस एन ऑब्जर्वर शुड नो। ऑब्जर्वेशन से पहले जो ऑब्जर्वर है उसको पता होना चाहिए क्या, नहीं क्या, कौन, क्यों और कैसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि टीचर क्या पढ़ा रही हैं, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हु से। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, सो ये बातें अपने माइंड में रखनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हुए। ये आगे उसकी मज़ीद एलेबोरेशन है जी। मज़ीद एलेबोरेशन इसकी आ रही है कि व्हाट में वन और मोर ऑब्जर्वर स्पेंडिंग टाइम इन द क्लास टू ऑब्जर्व अ लेसन पार्टली और कम्प्लीटली। कि क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसमें एक या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वर जो हैं वो होते हैं। क्यों पढ़ाया जा रहा है, टू मेजर पर्पसेस होते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के। अब ये बेस करते हैं कि हम अगर ऑब्जर्व कर रहा हो, ठीक है, दो बेसिकली पर्पस रखते हैं कि नंबर वन एवेल्यूएशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट मे लीड टू मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस सच एज रेटिंग ऑफ अप्रेजल, जॉब कॉन्फ्लिक्ट और वार्निंग्स। कि जब ऑब्जर्व किया जाता है ना वैसे क्लासरूम्स को जो कोऑर्डिनेटर्स और हेड्स करते हैं तो वो इन बातों को माइंड में रखते हैं कि इससे या जो अप्रेजल्स होते हैं उनके जॉब अप्रेजल्स होते हैं उनकी रेटिंग पे भी असरअंदाज होती हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी में भी हेल्पफुल होती हैं। और दूसरे नंबर पे जो उनका मेन पर्पस होता है ना वो होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दिस अप्रोच टू लेसन ऑब्जर्वेशन इज़ ड्रिवन बाय अ कंसर्न फॉर कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मीन्स के कॉन्टीन्यूसली क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ चाहते हैं वो। जब आपको ऑब्जर्व किया जाता है तो सब कॉन्शियसली अपने काम को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व में बी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HOD। और वो जो मैंने आपको पहले उस स्लाइड में बताया था ना इस पीछे वाली में, ये मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रही थी कि आपने जब ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है तो आपने बस अपने वहाँ पे देखना है जाके कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। फिर आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसको फिर आगे जो वाई वगैरह बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम ऑब्जर्वर के कौन कौन हो सकता है, ये दूसरा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि क्लासरूम में कौन कौन ऑब्जर्व कर सकता है जो एक ट्रेडिशनल सेटिंग होती है। लाइक प्रिंसिपल हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, HOD हो सकते हैं, कोई सुपरवाइज़र हो सकता है, कोई कोलीग भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर कर सकते हैं और टीचर में भी ऑब्जर्व्ड। बताया भी नहीं जाता, पहले नहीं बताया जाता। समटाइम ऐसा होता है कि अनअनाउंस्ड होती हैं ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये ऑब्जर्वेशन की कैटेगरीज़ को बताया है इन्होंने यहाँ पर। मज़ीद जो सिंगल ऑब्जर्वेशन, एक ही ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, या बाद दफ़ा ऐसा करते हैं कि वो डिफरेंट पीरियड्स में आ जाते हैं चेक करने के लिए कि एक पीरियड में तो चलो हो सकता है इसको पता चल गया हो कि हम चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो दूसरे में क्या हो रहा है। फिर क्लिनिकल सुपरविजन के सम टाइम हमें ऐसा होता है कि जैसे कोई किसी को मॉनिटर कर रहा हो और एक फॉर ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट मतलब कि कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है उसको डायग्नोस करने के लिए क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के हवाले से, उसमें भी हम जब उसको करते हैं तो ये लोग जो है ना इस तरह से हो सकता है। अनअनाउंस्ड हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, क्लिनिकल सुपरविजन के तौर पे हो सकती हैं। अब क्लिनिकल सुपरविजन है क्या ये देखो। इट इज़ वेल नोन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन अप्रोच। 3 स्टेप्स हैं इसके। प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस, पहले ऑब्जर्वेशन से पहले ही आप कॉन्फ्रेंस कर लेते हो कि बिफोर सुपरविजन टीचर डिस्कस द लेसन प्लान विद ऑब्जर्वर। जिसको आपने ऑब्जर्व करना है ना आप उससे पहले ही उसके लेसन प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्लास में ऑब्जर्व करते हैं और क्लास में आप वहाँ पे चुप करके जो है ना खामोशी से नोट्स लेते हैं, डाटा अपना कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी चाहिए होती है उस मतलब ऑब्जर्व किया पूरी क्लास को। और उसको करने के बाद आपने क्या करना है, फीडबैक सेशन, शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन पॉजिटिवली विद द टीचर। मतलब कि जो इश्यूज़ उनका था पहले उन्होंने डिस्कस किया, उसके बाद उसने क्लास में मॉनिटर किया, देन एट द एंड आप उसको डिस्कस करेंगे अपने जिसको भी आपने ऑब्जर्व किया है। ये असल में HOD और जो प्रिंसिपल्स वगैरह जो एक क्लासरूम में और गवर्नमेंट क्या हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे ये सब प्रोसेसेस चलते हैं। तो ये थी क्लिनिकल सुपरविजन।
ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन वुड डिपेंड अपॉन, ऑब्जर्वेशन की इफेक्टिवनेस किस तरह होगी? ऑब्जर्वर्स पैडागोजी, उसका तरीका क्या है, उसने कंटेंट नॉलेज उसका कैसा था, फीडबैक स्किल्स कैसी थी, एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा, इंटरपर्सनल स्किल्स थी, इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए आपने ऑब्जर्वेशंस को लेके चलना है, ठीक है। If more than one observer in the school, then all members of team should know that. अगर एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर हैं तो सबको इस बात का पता होना चाहिए कि what counts as effective teaching, इफ़ेक्टिव टीचिंग होती क्या है और कितनी दफ़ा इस टीचर को ऑब्ज़र्व किया गया है और व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक हैज़ बीन गिवन, और इसको किस तरह का फीडबैक दिया गया था, क्योंकि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे वो चेक करेंगे कि क्या जो पहले फीडबैक मिला था वो ठीक है या नहीं, मतलब उसकी बेस पे इसने इम्प्रूवमेंट की या नहीं की। सम टिप्स फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, कुछ टिप्स हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए। फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जर्वर, अगर अकेला ऑब्जर्वर है तो वो क्या करेगा? वो डिवेलप अ क्लाइमेट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट विद टीचर, उसके साथ आपने एक ऐसा माहौल बनाना है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट हो। ट्रीट द टीचर विद रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है। नेवर इंसल्ट द टीचर, उनकी इंसल्ट नहीं करनी। बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर, खामोशी से ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल, जैसे कि मक्खी बैठी होती है ना दीवार पे, खामोशी से वो सब कुछ देख रही होती है, उसी तरह से। डोंट इंटरवेन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, और जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना उस वक्त आपने कुछ नहीं बताना, ना ही कोई ऐसी बात डिस्कस करनी है, चुप करके खामोशी से बस वो ऑब्जर्व करना है। और कुछ क्वेश्चन जो हम पूछ सकते हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान वो क्या होंगे कि टीचर क्या कर रहा है, जो हमारे माइंड में होते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्लास में, और व्हाट आर स्टूडेंट्स सेइंग टू द टीचर टू ईच अदर, क्या बच्चे एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं एक दूसरे से, टास्क क्या चल रहा है काम में, हाउ मच टाइम स्पेंड ऑन द टास्क, उस टास्क पे कितना टाइम लग गया। अगर कोई एक्टिविटी टीचर ने दी है तो आपने ये भी नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि कितना टाइम लगाया जिस टीचर ने, और उस नॉलेज ऑफ द टास्क जो था ना उसकी डेप्थ कितनी थी, कितना ज़्यादा नॉलेज था उसमें, कितनी। मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशंस की रिकॉर्ड रखती है। टू इन्फॉर्म द इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल, और इन्फॉर्मेशन रखते हैं ताकि जो उनकी जॉब अप्रेजल्स होते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस को रेट किया जा सके, ग्रेड दिए जा सकें, जो टीचर्स के बनते हैं ना ACRs बनती हैं उसमें भी। कल्चर ऑफ पीयर ऑब्जर्वेशन, जो है डेवलप करें, लाकि एक टीचर दूसरे टीचर को ऑब्जर्व करें, आपस में एक दूसरे को ऑब्जर्व करें और शेयर करें कि क्या क्या लैकिंग थी उसको ठीक करें। ब्लैंक कॉपी ऑफ लेसन प्लान ऑब्जर्वेशन शुड बी गिवन टू ऑल टीचर्स, डिस्कस ऑल द पॉइंट, एक ब्लैंक कॉपी दे दें उनकी ऑब्जर्वेशन फॉर्म की, ताकि उनको पता हो कि किस किस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना होता है और हमारी कौन कौन सी जो है वो ऑब्जर्व की जा रही होती है, हमारी टीचिंग के दौरान क्या क्या ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, फीडबैक इज़ अ वे ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ आर बिहेवियर हैज़ ऑन अदर्स, आप फीडबैक देते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे बिहेवियर का इफ़ेक्ट क्या हुआ है, किस तरह से दूसरे बंदे ने उस चीज़ को समझा है, जो हम पढ़ा रहे थे उसका क्या असर हुआ था, किसी ने किस तरह से सोच लिया। उससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आपको ऑप्शंस नज़र आती हैं आगे, और डेवलपमेंट जो है वो आपकी इन्हेंस होती है, स्ट्रेंथन होती हैं आपकी एबिलिटीज़ फीडबैक की वजह से। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक डज नॉट मीन ओनली पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको सिर्फ अच्छे रिमार्क्स दे, उसमें आपके जो फेलियर्स होते हैं, जो आपकी लैकिंग होती है वो भी बताई जाती है। सम टिप्स फॉर फीडबैक के लिए क्या टिप्स हैं? आप पहले पॉजिटिव बातें बताएं, स्पेसिफिक रहें, इधर उधर की कहानियाँ मत बताएं। रेफर टू बिहेवियर्स विच कैन बी चेंज, उस बिहेवियर के बारे में बात करें जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑफ़र ऑल्टरनेटिव्स, उनके ज़रिए से ना ऑल्टरनेट बताएं कि आपने ये एक्टिविटी करवाई, इसकी जगह पे ये भी हो सकती थी तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। डिस्क्रिप्टिव रहें रादर दैन एवेल्यूएटिव, एलेबोरेट करें चीज़ों को। फीडबैक जो दे रहे हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स कि ऑन द फीडबैक आप उसको ना समझें कि आपके पास आपने उसको एक पॉजिटिव और सिंसियर और ऑनेस्ट वे में देना है। लीव द रेसिपिएंट विद अ चॉइस छोड़ें उनके लिए, थैंक यू कहें उन्हें विद स्माइल। थिंक व्हाट इट सेज अबाउट यू, और सोचें कि ये आपके बारे में क्या कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के हवाले से हैं, ये आप देख लें इसको। नेम ऑफ़ द ट्रेनी है, टीचर हैं, स्कूल का नेम है, यहाँ पे क्लास हैं, ये ऑब्जर्वेशन रूल्स
फॉर एग्जांपल रूल्स हैं, रेज योर हैंड्स टू आंसर क्वेश्चंस, के रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, रूटीन्स क्या है, होमवर्क दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये आपने इन चीज़ों को ना माइंड में रखना होता है, फिर आप बताएंगे यहाँ पे टेबल्स वगैरह के हवाले से। ये मैं आपको भेज दूँगी आपके सारी उसमें ग्रुप में, देन आप उसको आराम से स्टडी करें, देखें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह कल इसके साथ आपके साथ ना इनको डिस्कस कर लूँगी।